A very warm welcome to my channel Kashi Bhai. This is Kashi and hoping you all are good. By the way, happy Republic Day to you all. And we are going to do one shot of the reproductive health today. So we are going to start. अच्छा सीबीएसई के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, सीबीएसई प्री बोर्ड का है, थंबनेल में आपको पता ही चल गया होगा, वन शॉट में करेंगे तो जितना भी होगा एक ही बारी में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हो? अगर मैं बात करूं डब्ल्यू ने आपको क्या दिया है, एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बोला, इन यदि कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म या बेसिकली इंसान की बात करेंगे तो फिजिकली यदि फिट है, आपका इमोशनली यदि वो फिट है, बिहेवियरिकली उसका बिहेवियर अच्छा है, होते हैं कुछ लोग जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो बिहेवियरिकली यदि फिट है और सोशली फिट है, वो क्या है और सोशली फिट है, तो उस इंसान को आप क्या कहोगे कि वो आपका फिट इंसान है। डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है कि यदि कोई इंसान फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरिकली और सोशली एस्पेक्ट से आपका फिट है, तो उसको आप क्या कहोगे कि कोई इंसान आपका फिट है। तो सीबीएसई में इसका क्वेश्चन बनता है। मैं मार्क करती चलूंगी कि आपको सीबीएसई में क्वेश्चन कहाँ से आप अट्रैक्ट कर सकते हो या वो आपका कहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। अब पॉइंट बात करें तो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमें जरूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। ये बात है आपके रिपब्लिक डे से एक साल बाद की, 1951। कब की बात है? 1951 में क्या हो रहा था कि आपकी अचानक से पॉपुलेशन का साइज बहुत तेजी से बढ़ गया था, मतलब ओवर पॉपुलेशन हो रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा क्या करना पड़ा, प्रोग्राम्स लाने पड़े। अब उन प्रोग्राम्स का नाम क्या है? उन प्रोग्राम्स का नाम है कि हमें क्या करना पड़ा, एक फैमिली प्लानिंग लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा? 1951 आफ्टर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के एक साल बाद की कहानी है कि हमारी पॉपुलेशन को रोकने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाना पड़ा। अब उसको लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब कोई होगा ना जो जो लेकर आया होगा इसको, मतलब ऐसी कौन सी संस्था है, तो कहोगे कौन लाया इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग को? आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या है? जो आपका रिप्रोडक्शन को भी देखेगा, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी देखेगा, इवन वो क्या देखेगा, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी क्या करेगा, उसको देखेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आरसीएच की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वन वर्ड एमसीक्यू इजीली आ सकता है, तो आप इसको मार्क लगा के चलें। अच्छा, अब पॉइंट आती है कि इन्होंने, आरसीएच ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, उन्होंने कि क्या सोचा कि हम किस तरह से आपकी पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। तो उसी एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि पॉपुलेशन हमने रोकी कैसे। तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया आपके किसको, आपकी अवेयरनेस। उन्होंने सबसे पहले ही टारगेट अपना बनाया कि हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेटेजीज निकालेंगे रिगार्डिंग टू व्हाट, तुम्हारी प्लानिंग। अब वही प्लानिंग स्ट्रेटेजीज किसके की, हम अब स्ट्रेटेजीज निकाल दी, अब उसकी क्या करेंगे, हम अवेयरनेस फैलाएंगे। मतलब कोई भी यदि आपके पास मान के चलो कि कोई भी लॉ बन रहा है, कुछ भी आपकी स्ट्रेटेजी प्रोग्राम निकाले जाते हैं, तो उसकी पहले अवेयरनेस फैलानी पड़ती है, तभी तो वो फॉलो किया जाएगा। तो हमने क्या करा, पहले बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई, देन अवेयरनेस करी, देन हम सेक्स एजुकेशन लेकर आए। सेक्स एजुकेशन जो चैप्टर उसमें आप पढ़ते हो, 7th 8th क्लास से पढ़ते हो यार, ना सेक्स एजुकेशन वही होती है। साथ साथ हमने नॉलेज बढ़ाई, किसकी नॉलेज बढ़ाई, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने उसका जिम्मा उठा लिया इन्होंने कि हम इनकी भी चीज बताएंगे, कि बहुत लोग होते हैं बताते नहीं है, डरते हैं ऐसी चीजों में, तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश करी। साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी उन्होंने बताया कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो। इवन आपका बर्थ को कंट्रोल करने के लिए वो लेकर आए आपके बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, ताकि आपके क्या पॉपुलेशन को कम किया जा सके। साथ साथ एक लास्ट चीज इसमें उन्होंने केयर का भी जिम्मा उठाया। अब केयर किन चीजों की करी जा सकती है? आप मैटरनल केयर कर सकते हो, मम्मी जो न्यूली मम्मी बनी होंगी उनकी केयर करनी है आपको। साथ साथ प्रेगनेंसी के टाइम पर आप किसी मम्मी की केयर कर सकते हो। इवन अब केयर का टाइम है तो सबसे ज्यादा केयर किसको चाहिए होती है? एक बेबी को चाहिए होती है, तो बेबी की केयर करने के लिए उन्होंने ये सब आपके प्रोग्राम्स बनाए। साथ अब बात करते हैं आपका, ये तो आपके क्या है, क्वेश्चन बन सकता है इजीली कि आपके आरसीएच ने क्या क्या काम किया। इवनली दे इजी के लिए आस्क क्यों कि कैसे आरसीएच ने काम कब किया और क्या क्या उनकी स्ट्रेटजीज थी, या उन्होंने उसको क्या से टैकल करने में हेल्प करा आपकी पॉपुलेशन जो आपका साइज बढ़ रहा था। देन नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आपका है कि एक था, अब ये बात अचानक से क्या हुआ कि लड़कियों को मारना शुरू कर दिया था। आपको पता है ना कि लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था पहले पुराने टाइम में, तो बर्थ के टाइम पर ही मार दिया जाता था। अब वो कैसे वो पता लगता था कि हमारे यहाँ लड़की ही पैदा होने वाली है या लड़की का ही बर्थ होने वाला है, तो उन्हें पता चलता था वो एमनियोसेंटेसिस से।
किससे? एमनियोसेंटेसिस से। अब एमनियोसेंटेसिस में हम करते क्या है कि मम्मी के वूम में बेबी के अराउंड एक होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है वो? आपका होता है एक एमनियोटिक फ्लूइड। अब जब उस एमनियोटिक फ्लूइड में से हम कुछ सेल निकाल कर उनकी चेकिंग करते हैं। अब ये चेकिंग हमें अलाउड थी जेनेटिक के लिए, हम देख सके कि कोई जेनेटिक आपको डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई अबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, ये इन सब चीजों के लिए आपका अलाउ करा गया था। ठीक है, बट पॉइंट क्या हुआ कि एक टाइम बाद इसका मिसयूज होने लगा। इस एमनियोसेंटेसिस का क्या होने लगा? आपका मिसयूज होने लगा एक टाइम पर। अब उस मिसयूज के रिगार्डिंग अब उन्होंने क्या करा? जेनेटिक है, तुम सोचो जेनेटिक कोई चीज यूज हो रही है, तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने आपके सेक्स हार्मोन्स को चेक करना स्टार्ट कर दिया, क्रोमोसोम्स को देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन सेक्स क्रोमोसोम से उन्होंने देखा कि कौन बेबी लड़का है, कौन बेबी फीमेल और मेल है, तो उसमें से उन्होंने डिटर्मिनेशन करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या होता था कि आपकी चाइल्ड बेबी होने, जो आपकी गर्ल है, उसको होने से पहले ही किल कर दिया जाता था। अब इससे एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि कभी भी आप एमनियोसेंटेसिस से मॉर्फोलॉजिकल रिलेटेड कोई भी आप प्रॉब्लम्स नहीं देख सकते हो। मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर आप इससे नहीं चेक कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पे आप नहीं देख सकते हो, सिर्फ आप इससे जेनेटिक डिसऑर्डर देख सकते हो। जिसका मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर का यदि मैं एग्जाम्पल बोलूं तो वो है आपका क्लेफ्ट सिंड्रोम। क्लेफ्ट सिंड्रोम एक बार सर्च कीजिएगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके लिप्स पे एक कट बन जाता है ऑटोमेटिकली, वो एक फिजिकल आपका एक डिसऑर्डर होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो हम इससे क्योर नहीं कर सकते या हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं इससे। अब इसका जो मिसयूज हुआ, ठीक है, अब इसका मिसयूज होने लग गया जेंडर का, बेबी का जेंडर देखने के लिए, बट पॉइंट इज कि हमने इसको एक टाइम पे इलीगल कर दिया। तो आज की डेट में ये इलीगल है, कोई भी ऐसी क्या कर सकते हैं कि परफॉर्म नहीं करा सकता है इस आपके एमनियोसेंटेसिस को आज की डेट में। तो आज की डेट में इलीगल है। अब ये यदि क्वेश्चन करूं मैं कि ये आपका कौन सी वीक में देखा जाता है, प्रेगनेंसी के ऐसे कौन से वीक में देखा जाता है कि आप कब यू देख सकते हो कि लड़की फीमेल है या नहीं, तो प्रेगनेंसी के 14th से 16th वीक के अंदर आप पता कर सकते हो कि आपकी बेबी गर्ल होगी या बॉय। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पे था। एमनियोसेंटेसिस के बारे में इतना ही है, इलीगल यूज है, अब आज की डेट में आप इसे नहीं कर सकते हो, जेल भी जा सकता है यदि इसे कोई परफॉर्म करे आज की डेट में। तो आगे चलते हैं। अच्छा, आपके आरसीएच ने ही एक काम और किया था। आरसीएच आपकी एक लेकर आए थे ओरल पिल, ओरल पिल लेकर आए थे, जिसका नाम क्या है? सहेली भी आप उसे कहते हो। सहेली क्यों? ताकि फीमेल उससे इजीली कोरिलेट कर सके, उन्होंने इसलिए नाम रखा। अब ये क्या है? आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बेबी बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम ही क्या है कि आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। अब ध्यान रखना है कैसी पिल्स है, ये आपकी स्टेरॉइडल पिल्स है। कैसी पिल्स है? ये आपकी स्टेरॉइडल पिल्स है। अब क्वेश्चन में आए कोई ओरल पिल का नाम दो तो आप सहेली लिख सकते हो, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नाम दो सहेली, या स्टेरॉइडल पिल तो आप सहेली लिख सकते हो। तो आपको ये पता चल गया, इजी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है CDRI। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपका CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ पे है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये इंस्टीट्यूट आपका कहाँ रिलाई करता है, ये आप मुझे बताएंगे। अब ये इन्होंने ही आपकी सहेली को बेसिकली बनाने में हेल्प करी थी, यही वो ड्रग जिन्होंने बेसिकली ड्रग का इनोवेशन करा था, वो यही थे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आप किसी भी, अब CDRI ने काम कर दिया, आप उसे फैलाओगे कैसे? अब कोई भी फैसिलिटी को आप दोगे कैसे? या तो आप उसको हॉस्पिटल में ले जाओ, समझ में आ रहे हो? तो हमने क्या करा कि धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन रोकने के लिए हमने क्या करा, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बढ़ा दी। फैसिलिटीज बढ़ाने का कारण क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज हम बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा कि आपकी अवेयरनेस से ज्यादा बढ़ेगी। स्ट्रेटेजीज तो हमने आजमाई है, तो इसकी वजह से आप सबसे ज्यादा बेसिकली अब कॉन्ट्रासेप्टिव को इजीली यूज कर सकते हो। मतलब अब कोई डरेगा नहीं कि हाँ ये क्या चीज है। इस तरह से ही हमने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी पॉपुलेशन। अब कंट्रोल पॉपुलेशन का मैंने पहले ही बता दिया कैसे कर सकते हो आप, कैसे कैसे एजुकेशन दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप एजुकेशन दे दो। एजुकेशन हर घर में होगी तो ऑब्वियस सी बात है हर बच्चा पढ़ाएगा लिखेगा तो उसे पता है कि क्या गलत है क्या नहीं। अब मैरिज एज एक डिसाइड कर लेना। आज की डेट में तो मैरिज एज आप सबको पता ही है क्या है, क्या कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मैरिज एज आज की डेट में है क्या, लड़की की भी लड़के की भी। ठीक है, इंसेंटिव्स देना। इंसेंटिव्स इज नथिंग बट आप एक बोनस दे रहे हो किसी को। इंसेंटिव इज नथिंग बट आप किसी को बोनस दे रहे हो। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है कि आप इस तरीके से किसी भी ओवर पॉपुलेशन को रोक सकते हो। अब तुम सोचो
तुम्हें बोला जा रहा है कि घर में 2 ही बच्चे, तो आपको इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। तो वो वही वाली चीज है कि आप किसी स्कीम का फायदा उठा रहे हो बस इस वजह से कि आपके घर में कम बच्चे हैं। तो यही होता था पुराने टाइम में। अब बात करते हैं सब अलग उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। ठीक है, नया सेक्टर, आपका नया टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यदि मैं बात करूं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की मैं बात कर रही हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रही है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की मैं बात कर रही हूँ। तो आप मुझे बताओ, रेट 2 तरीके से हम ग्रोथ को देख सकते हैं। एक तो हो गया आपका बर्थ, एक क्या हो गया आपका, एक बर्थ रेट। ठीक है, देन आपका क्या हो गया, आपका हो गया डेथ रेट। इन 2 एस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, आपका किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखते हैं। इवन इसके साथ एक सेक्स रेशियो भी जुड़ा होता है, सेक्स रेशियो। और आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, उससे रिलेट करके चलना तो इजीली समझ आएगा। ये किसी ने नहीं पढ़ा है तो एक बार रीड कर लेना। बर्थ रेट का दूसरा नाम नटैलिटी होता है। कहां से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये आपके इकोलॉजी से कंटिन्यू कर रही हूँ। डेथ रेट होता है, डेथ रेट होता है आपका मोर्टैलिटी। सेक्स रेशियो तो आपको पता ही है। अब ये तो आपके क्या हो गए पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 सेक्टर। अब 2 तरीके और हैं कि आपके यहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है। समझ में, इमिग्रेशन इज नथिंग बट कि आपकी कंट्री में कोई इन हो रहा है। यहाँ से आप याद कर सकते हो इम और इन, कोई कंट्री में आ रहा है। एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन इज नथिंग बट कि आपकी कंट्री से कोई बाहर जा रहा है। ई एग्जिट, तो इस तरीके से याद हो जाएगा कि कोई एग्जिट ले रहा है आपकी कंट्री से तो उसे आप एमिग्रेशन कहोगे, कोई इमिग्रेशन कर रहा है तो उसे आप इन कहोगे। तो आप इस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देख सकते हो। अब इसी ग्रोथ रेट को जब हमने क्या कहते हैं कैलकुलेट करा, तो अब तुम मेरी बात देखना कि पॉपुलेशन हम 2 एस्पेक्ट पे चेक करेंगे। पॉपुलेशन हमने चेक करनी है पहले वर्ल्ड वाइज, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से वर्ल्ड में जब 1900 की बात है, 1900 में आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। अब वही पॉपुलेशन 2000 में सिर्फ 1000 साल, बेसिकली 100 साल बाद, नॉट 1000, सिर्फ 100 साल बाद ही वो पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। अब देन जब हमने मई का ही 2000, अभी लेटेस्ट जो सेंसस अभी आया नहीं है कोविड की वजह से, तो अभी जो सेंसस है वो मई 2011 का ही चल रहा है। तो उसमें हमने देखा कि कितनी आ गई, 7.2 बिलियन आपकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। कब की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके इंडिया की। इंडिया की जब मैंने देखा तो 1947 जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, तो आपकी पॉपुलेशन सिर्फ थी 350 मिलियन। कितनी थी, सिर्फ 350 मिलियन थी। बट जब हमने मई 2011 में सेंसस चेक करा, तो हमने देखा वही पॉपुलेशन 2 बिलियन तक, 1.2 बिलियन तक पहुंच गई है। दिस इज अ ह्यूज चेंज। अब ये ह्यूज चेंज जो आया वो कैसे आया, अब ये क्वेश्चन सबके ऊपर बनता है कि हमारी पॉपुलेशन अचानक से इतनी तेजी से ग्रो कर कैसे गई। तो ये ह्यूज चेंज के सिर्फ 2 ही आपके फैक्टर हैं। एक आपका बनता है एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एक होता है आईएफआर, आईएमआर सॉरी नॉट एफआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये हो गया मैटरनल मतलब मम्मी का मोर्टेलिटी रेट, ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन दोनों में क्या आ गया, डिक्लाइन आ गया। क्या आ गया, डिक्लाइन। मतलब मम्मी की भी डेथ नहीं हो रही है, इन्फेंट की भी डेथ नहीं हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो सिर्फ इन 2 रेट में, ये क्या है, इन 2 रेट में डिक्लाइन आने की वजह से आपकी पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है। तो अब यही देखा गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बढ़ा दी, हमने स्ट्रेटेजीज बना दी, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, एजुकेशन बढ़ा दी। तो इन सब चीजों की वजह से, उन सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज की वजह से आपकी क्या हो गया, डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया आपकी डेथ रेट में। तो यही वाली बात है कि पूछा जाएगा कि आपकी पॉपुलेशन अचानक से इतनी ह्यूजली डिक्लाइन कैसे आया। तो यहाँ पे 2 ही सेक्टर आपके बनेंगे कि एक एमएमआर और एक आईएमआर में आपका क्या आया, डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं आपकी किसकी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका पेन का साइज इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसकी बात करूं, जो पुराना ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इजीली कि इंडिया के पॉपुलेशन में कैसे डिक्लाइन आया। तो सीबीएसई में आ सकता है आने को, तो आप इसे एक बार रीड करके जाना। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करें तो ये इनका काम ही क्या है, वन लाइनर में बोलूं तो प्रिवेंट करना प्रेगनेंसी, यही है इनका काम, कि प्रेगनेंसी का आपको प्रिवेंट करना। हम नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी हो, तो यही इनका काम। अब पॉइंट इज दैट कि कुछ प्रेगनेंसी किट्स बेसिकली, अब आपको कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या करना है, यूज करना है। तो अब उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो करेक्टरिस्टिक को यदि कोई फॉलो करेगा तभी हम उसे कहेंगे कि ये एक अच्छा आपका क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है।
अब उस करेक्टरिस्टिक इजीली सीबीएसई में आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगा स्टार। तो सीबीएसई में क्या, अब इसका क्या है, इजीली स्टार लगा लो, 2 स्टार लगाओ, 3 लगाओ, आपके ऊपर है। तो अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी को ये इजीली अवेलेबल होगा। कोई चीज आप तब यूज करोगे ना जो आपके घर के पास आसानी से मिल जाएगी। तो कैसा है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, जो इजीली आप यूज कर सको। जैसे मैगी आप हर समय खा सकते हो, कैसे, क्योंकि आपके घर के पास इजीली अवेलेबल होगी, चीप होगी। खैर अब तो महंगी हो गई है पहले से। इफेक्टिव होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा रहा है ना मैं तो समझो, तो इफेक्टिव होनी चाहिए। साथ साथ रिवर्सेबल होने चाहिए। रिवर्सेबल का क्या है कि आप यूज कर सको, बेसिकली आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं आना चाहिए, कि आप उसे यूज कर रहे हो, फेंक दिया, बस ये काम होना चाहिए। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ये। साथ साथ आपका लीस्ट साइड इफेक्ट इसके होने चाहिए, लीस्ट। अब कोई चीज के साइड इफेक्ट्स होंगे तो आप कभी यूज करोगे नहीं करोगे, तो लीस्ट साइड इफेक्ट्स, ये आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आप इसके आगे इंपॉर्टेंट कितनी बार भी लिखो, तो ये आपकी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें भी आपके कुछ मेथड्स होते हैं, इसमें अब आपके मेथड्स होते हैं। पहले मेथड की हम बात करेंगे, आपके नेचुरल मेथड की। पहला मेथड आपका कौन इसमें आएगा, नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड की हम बात करें, नेचुरल मेथड आप देख रहे हैं, नेचुरल मेथड में सबसे पहला आता है आपका रिदमिक मेथड। रिदमिक मेथड, इसका दूसरा नाम है सेफ पीरियड भी आप इसे कह सकते हो, सेफ पीरियड भी आप इसे कह सकते हो। तो ये क्या है, आपका रिदमिक मेथड है, सेफ पीरियड है। अब ये कब हम देखना है कि हम इसमें करते क्या है, बेसिकली अवॉइड करते हैं कोइटस को। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे हम अपने कोइटस को। कब, एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे कोई कोइटस नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। अब ओव्यूलेशन का टाइम कब से कब तक हम अवॉइड करेंगे, अब अवॉइड का भी कोई पीरियड होगा, तो 10th डे से 17th डे तक हमें ये चीज क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ये ऐसे कुछ 7 दिन है, बेसिकली 7 दिन हमें अवॉइड करना पड़ता है कोइटस, ताकि आपका क्या हो, रिदमिक मेथड हम सक्सेसफुली कर ले पाए। ऐसे ही अब आपका दूसरा मेथड आ जाएगा इसके अंदर, दिस इज नथिंग बट अ लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया ये कब की कहानी है, जब मम्मी न्यू न्यू वो होती है, जब मम्मी अभी न्यू न्यू मम्मी बनी है उसके वक्त की कहानी है। जब न्यू न्यू मम्मी होती है तो अप टू 6 मंथ मम्मी के अंदर पीआरएल बनता है, प्रोलैक्टिन, वो क्या होता है, हाई मात्रा में होता है। अब जब आपका प्रोलैक्टिन हाई होगा तो ये जीएनआरएच को बोलेगा, मतलब हाइपोथैलेमस को बोलेगा, प्लीज आप एक काम करो, आप एलएच और एफएसएच को मत आने देना। एलएच और एफएसएच को काम करने से रोक देगी। तो बेसिकली जब आपका प्रोलैक्टिन हाई होगा तो एलएच काम नहीं करेगा, एफएसएच काम नहीं करेगा। एलएच काम नहीं करेगा तो आपकी क्या एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, एफएच काम नहीं करेगा तो आपका फॉलिकल या ओवम नहीं बनेगा। तो दोनों के ही ना बनने की वजह से, अब समझो, ना तो आपका ओवम बन रहा है इस समय, ओवम नहीं बन रहा है, साथ साथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। तो अप टू 6 मंथ मम्मी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो यही वो टाइम है कि आपका ओवम नहीं बनेगा, तो लैक्टेशनल अमीनिया, दिस इज द टाइम वेयर यू कैन सेफ कोइटस कैन हैपन। ठीक है, तो ये लैक्टेशनल अमीनिया का शॉर्ट है। अब कोइटस इंटरप्ट की बात करते हैं। कोइटस इंटरप्ट, कोइटस इंटरप्ट इज नथिंग बट आप क्या करोगे, एट द टाइम ऑफ द व्हाट, इजैकुलेशन में विड्रॉल कर लोगे, पीनस को विड्रॉल कर लोगे, विड्रॉल ऑफ पीनस बिफोर द इजैकुलेशन। फीमेल ट्रैक्ट में बिफोर द इजैकुलेशन आप क्या करोगे, जस्ट बिफोर विड्रॉल कर लोगे इजैकुलेशन। इससे क्या होगा कि आपका सीमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपकी फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेशन को रोक रहे हैं, इंसेमिनेशन वाली प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन सब चीजों के क्या है, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं है इन तीनों में, नो साइड इफेक्ट, ये तो आपको पता चल गया। बट पॉइंट इज कि इनका फेलियर चांसेस कम, फेलियर चांसेस क्या है, ये आप सोचो कि फेलियर चांसेस यहाँ पे बताओ कम होंगे ज्यादा होंगे, यहाँ पे आपके फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कि मतलब ये कोई सेफ चीज नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो भी सकते हो नहीं भी, अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो आप क्या हो सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसलिए इसके लिए चांसेस बहुत ज्यादा क्या है, फेलियर के होते हैं। सेकंड इज नथिंग बट योर बैरियर मेथड, जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे यूज करते हैं, बैरियर मेथड। नॉट सबसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, दिस इज नथिंग बट योर आईयूडी।
अब इसमें बैरियर मेथड में हमें क्या करना है, फिजिकल प्रिवेंशन करनी है। हमें क्या करना है, किसी भी चीज की फिजिकल प्रिवेंशन करनी है। अब फिजिकल प्रिवेंशन में हमें बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमें स्पर्म एंड ओवा को मीट करने से रोकना है। हमें उनको मीट मिलने ही नहीं देना है। तो इन दोनों को अलग रखना है, जुदाई के फेज में इनको रखना है। तो सबसे पहले हम किसको लेकर आते हैं, कॉन्डम्स को लेकर आते हैं। दिस इज नथिंग बट योर कॉन्डम्स। कॉन्डम्स कैसे कैसे होते हैं, मेल्स के लिए भी आते हैं, फीमेल्स के लिए भी आते हैं। ध्यान रखना है, दोनों के लिए ही अवेलेबल है मार्केट में। फीमेल्स के कॉन्डम्स को फेमिडोम्स कहते हैं। फीमेल्स के कॉन्डम्स को फेमिडोम्स कहते हैं। दोनों ही किससे बने होंगे, आपके लेटेक्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, लेटेक्स से बने हुए होते हैं। क्या करते हैं, दोनों ही काम क्या करेंगे, आपकी प्रिवेंट करेंगे प्रेगनेंसी को। अच्छा, मेल का जो अधिकतर ही हम देखेंगे तो पूछा जाएगा, एक एग्जांपल दो, तो निरोध आप इसे कह सकते हो। निरोध ब्रांड का आपका कॉन्डम आता है, तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज कौन सा था, तो वो निरोध का था। किससे बने होते हैं, लेटेक्स से बने होते हैं। दोनों का ही काम क्या है, क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एसटीडीज को, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये आपको नहीं होने देंगे। अब ये क्या है, प्राइवेसी देता है आपके यूजर को, प्रिवेसी टू यूजर ये आपको देगा। साथ साथ ये नॉन रीयूजेबल होते हैं, कि एक बार यूज करो फेंक दो। तो कैसे होते हैं, नॉन रीयूजेबल है। ये आपको बार बार खरीदने पड़ेंगे न्यू, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए। फेमिडोम्स की बात करते हैं, तो फेमिडोम्स में बात करें तो ये भी वही है। इसका काम है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। साथ साथ ये भी क्या होगा, आपका नॉन रीयूजेबल है। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन रीयूजेबल है। इसको भी आप यूज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज है, यूज करा एंड देन फेंक दो। अगली बात करते हैं फीमेल्स के केस में, एक तो फेमिडोम्स हो गया, साथ साथ आपको इनके लिए यूज करने के लिए भी आपको और चीजें भी मिलेगी। जैसे आपको सर्विकल कैप, क्या मिलेगा, सर्वाइकल कैप मिलेगा, या ऐसा आप डाइफ्राम भी कह सकते हो। एक होता है डाइफ्राम, आप इसे सर्च करके देख लीजिएगा। एंड इवन वॉल्ट्स, ये क्या है, फीमेल को दिए जाते हैं, ये फीमेल्स के यूज करने के ऑप्शन है। इसमें क्या करना होता है कि फीमेल को इंसर्ट करना होता है, इन तीनों चीजों को इंसर्ट इन कहाँ करते हैं, हम सर्विक्स तक इंसर्ट कर देते हैं। बेसिकली सर्विक्स में इंसर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपका स्पर्म एंट्री ही नहीं कर पाएगा। अब ये जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं, ये कैसी है, आपकी रीयूजेबल है। आप इसे क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। इवन ये क्या करती हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं एसटीडी से। क्या करेंगी, आपको प्रोटेक्शन देंगी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी। इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। अब इस केमिकल मेथड की मैं बात करूं तो सबसे इजी यही है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का एक काम है बस, केमिकल मेथड क्या करेगा, आपका स्पर्म्स को किल कर देगा। बेसिकली क्या है, ये किल करता है स्पर्म को, उनकी मोटिलिटी ही खत्म कर देता है। कि क्या कर देगा, किल कर लेगा, इवन उनकी मोटिलिटी को भी खत्म कर देता है। मोटिलिटी, अगर मोटिलिटी ही आपकी रिड्यूस हो जाएगी तो आपका स्पर्म रीच ही नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, मोटिलिटी यूज करता है। स्पर्मिसाइडल केमिकल इसके अंदर होते हैं। स्पर्मी बेसिकली स्पर्म का सुसाइडल मिलके स्पर्मिसाइडल आपका बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, स्पर्मिसाइडल केमिकल नाम है इसकी। ठीक है, अब इस वाले केमिकल को, जो बेसिकली केमिकल मेथड का नाम है ये स्पर्मिसाइडल केमिकल। अब इसके अंदर ऐसा क्या है जो स्पर्म्स को किल कर देता है, इसके अंदर आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट, साथ साथ जिंक सल्फेट। तो इन दोनों के होने की वजह से सिर्फ आपका क्या होगा, मर जाएगा आपका कौन, स्पर्म आपका मर जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा जा सकता है। ठीक है, इजीली पूछा जा सकता है कि इसमें ऐसे कौन से दो केमिकल मिलते हैं। एनसीईआरटी में भी इवन गिवन है कि बेरियम और जिंक। अब ये ध्यान रखना है कि ये हम जो आपका केमिकल मेथड है, हम साथ साथ ही बैरियर मेथड के भी यूज कर सकते हैं। बैरियर मेथड के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इजीली यूजेबल है। अब इसको यदि हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, यूज करने से इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस इसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आगे बात करते हैं, आगे है आपका आईयूडीज। फोर्थ मेथड है आपका आईयूडीज। सबसे इंपॉर्टेंट, वास्टली यूज, क्या बोलते हैं, वाइडली यूज्ड है। सबसे ज्यादा यूज इसी का ही होता है इंडिया में। तो कोई क्वेश्चन पूछे वाइडली यूज्ड कौन सा मेथड है इंडिया में, तो वो है आपका आईयूडीज। क्वांटा मत लगा देना आंसर, आईयूडीज इसका आंसर है। अब बात करते हैं, आईयूडीज भी आपकी कई तरह की होती है। तो पहली है आपकी नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में आपकी आएगी नॉन मेडिकेटेड, मतलब ये कैसी हो जाएगी आपकी, कि ये लिपेज लूप। पहले तो ध्यान रखना है क्या करेगा, केमिकल रिलीज होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करते हैं। अब वो केमिकल रिलीज करेगा क्या, बेसिकली इसका काम क्या है, किसी भी चीज में केमिकल रिलीज होगा तो उसका सबसे पहला काम है स्पर्मिसाइडल होगा। वो पहली बात क्या होगा, वो स्पर्मिसाइडल होगा। स्पर्मिसाइडल है केमिकल, तो वो क्या करेगा, किल कर देगा आपको, किसको,
स्पर्म्स को ये किल कर देगा। अगर स्पर्मिसाइडल है तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, या तो बेरियम सल्फेट मिलेगा या तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। तो ये दोनों में से आपको इसमें कुछ भी मिल सकता है। अब इसको हम कहाँ करेंगे, यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। आईयूडीज का मतलब ये क्या है, आपकी इंट्रा यूटराइन डिवाइस। यहाँ मैं लिख देती हूँ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अगर ये यूटराइन डिवाइस है तो आपको पता ही है कहाँ इंसर्ट करना है, इसको हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। कहाँ इंसर्ट करते हैं, आईयूडीज को यूट्रस में हम इंसर्ट करते हैं। तो जब हम आपकी नॉन मेडिकेटेड जो है उसको इंसर्ट करेंगे आपके यूट्रस के अंदर, तो वो केमिकल रिलीज करेंगे जिससे आपके क्या होंगे कि स्पर्म आपके पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है लिपेज लूप। इसका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग लिपेज लूप, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। ऐसे ही आपका बात करते हैं आगे, एक होती है मेडिकेटेड, दूसरी बात करते हैं आपकी दूसरी होती है मेडिकेटेड या हार्मोन रिलीजिंग। मेडिकेटेड स्लैश हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। ठीक है, अब आगे चले। अब इनका काम क्या है, अगर ये सोचो मेडिकेटेड है तो इनका क्या होगा, हॉर्मोन्स है। तो हॉर्मोन्स कौन सा रिलीज करेंगे, आप रिलीज करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसे ही प्रोजेस्टेरॉन जब ये रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हाई मात्रा में रिलीज करेंगे, तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो इसका काम क्या है, क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा। क्या करेगा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगा। साथ साथ ये इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा। क्या करेगा, इम्प्लांटेशन भी ये नहीं होने देगा। तो ये इसका काम है कि काम नहीं करने देगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको याद रखने, प्रोजेस्टेराट, प्रोजेस्टेराट। साथ साथ इसका एक और एग्जाम्पल है LNG-20, LNG-20 इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। देन आपकी बारी आती है आपका कॉपर रिलीजिंग आईओडी। अब नाम से ही समझ आ रहा है क्या कर रहा होगा, कॉपर रिलीज कर रहा होगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में आपका क्या करेगा, बेसिकली इसका काम है कि आपके स्पर्म की जो मोटेलिटी है, स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस करना। जो आपकी मोटिलिटी है ना, जाने की, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो जो मोटिलिटी है उसको क्या करेगा, ये आपके सप्रेस कर देगा। ठीक है, देन बात करें फर्टिलिटी एबिलिटी को भी डिक्रीज कर देगा। फर्टिलिटी एबिलिटी को भी ये साथ साथ क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। देखो अब इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है कि ये क्या करेगा, आपके ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। आपका क्या है, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। साथ साथ इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा। अब ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, अब साथ साथ ये क्या करेगा, आपका सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को ये थिक कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो सर्विक की ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, एक कैप की तरह पे। वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हाई होने की वजह से आपकी सर्विकल म्यूकस आपका इकट्ठा हो जाएगा एट द सर्वाइकल ओपनिंग, तो स्पर्म आपका एंटर ही नहीं कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल मैं बोलूं तो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है आपका कॉपर टी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, मल्टी लोड 375। ये आपके क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है बेसिकली आपको दवाई खानी है। ओरल का मतलब ही क्या है कि आपको मेडिसिन बाय माउथ लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, इसमें हार्मोनल पिल्स लोगे। कैसी होंगी, आपकी हार्मोनल पिल्स होंगी जो आपको इनटेक करनी पड़ेगी। फीमेल्स लेती है इसे। अब वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो कंबाइंड होंगी और एक होंगी सिंगल। बेसिकली मिनी पिल्स भी आप कह सकते हो, सिंगल होंगी। अब कंबाइंड में क्या होगा कि आपकी दो हार्मोन इसके अंदर कंबाइंड होंगे। एक तो होगा इसके अंदर ईस्ट्रोजन और एक होगा आपका इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन। इसके सिंगल वाली में सिर्फ आपको प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिलेगा। अब कंबाइंड पिल्स है, दो हार्मोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कितने, दो हार्मोन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक हार्मोन देखने को मिल रहा है। अब एक हार्मोन का एग्जाम्पल बोलूं तो पॉप है इसका एग्जाम्पल, याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए बोलूं, इसका एग्जाम्पल है माला डी, साथ साथ माला एल इसका एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबके नाम याद होना, माला डी और माला एल, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनका कौन बेसिकली, अब इसको यूज करने का तरीका क्या होता है कि आपको ना 21 डेज तक, एटलीस्ट 21 डेज तक आपको ये पिल्स लेनी पड़ती है। 21 डेज, 30 डेज होते हैं मान के चलो, एक मंथ में 30 डेज है। तो 21 डेज हम बेसिकली 28 से 30 लेके चलते हैं, बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर होता है ये। तो 28 हम मानते ही है कि 28 आइडियल आइडल आपका क्या होता है, एक साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल की। तो 21 डेज हम क्या करेंगे, आपकी पिल्स लेते हैं।
ये आपकी हार्मोनल पिल्स लेंगे। और 7 डेज जब आपके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है तो उस समय क्या करते हैं, हम आयरन की टैबलेट्स लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये खानी पड़ती है ताकि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सके, रोक सके। आगे चलते हैं। ऐसे ही इसके अंदर आती है सहेली। अभी पढ़कर आए थे, किसने बनाई थी सहेली, CDRI ने बनाई थी। सहेली की बात कर रहे हैं तो सहेली आपकी क्या है, अच्छा वहां पे आपकी एक गलती जो अभी हुई थी, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं, ये नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं। अब नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है तो ध्यान रखना फैट सॉल्युबल होती हैं। कैसी होती हैं, ये फैट सॉल्युबल होती है। इजीली कभी भी, मतलब बेसिकली आपका क्या है कि इसको कोई सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, इजीली आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है। तो ये कैसे होती है, वंस अ वीक पिल होती है, वंस अ वीक पिल्स ये होती हैं आपकी। CDRI ने बनाई थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा, CDRI ने आपकी ये बनाई है। अब ये ध्यान रखना है कि हम इसे कब तक यूज करते हैं, स्टार्टिंग में 3 मंथ हमें क्या करती है, 2 टाइम्स खानी होती है, फिर आपको ये वंस अ वीक लेनी पड़ती है। इसका मैकेनिज्म क्या है, अगर मैं बात करूं कि इसको यूज कैसे करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं मैकेनिज्म पे। तो ये क्या करेगा कि बेसिकली जो ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर है, ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर होंगे उसको क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा, बोल देगा बेटा अभी काम मत करो, रुक जाओ थोड़े टाइम तक, तुम मना कर दिया गया है आपको काम करने से। अगर ईस्ट्रोजन आपका रुक गया है तो आप समझो आपकी ओव्यूलेशन तो होगी, क्योंकि आपका क्या है, LS तो बन ही रहा है, तो ओव्यूलेशन तो आपकी हो रही है। बट पॉइंट इज दैट कि आपके पास एंडोमेट्रियम ही नहीं है, क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन नहीं बना तो आपके पास एंडोमेट्रियल वॉल ही नहीं है, तो आपका इम्प्लांटेशन होगा। आप सोचो इम्प्लांटेशन आपका करेगा, नहीं करेगा, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपकी एंडोमेट्रियम ही नहीं बन रही है। अब एंडोमेट्रियम क्यों नहीं बन रही है, एंडोमेट्रियम फॉर्म्ड ही नहीं करी है, क्यों, क्योंकि आपके ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर हमने रोक दिए हैं। साथ साथ इसका एक और काम है, साथ साथ क्या करेगा, आपकी थिकनेस बढ़ा देगा, सर्वाइकल, देखो प्रोजेस्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, सहेली का काम क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा बढ़ाना। तो सर्वाइकल म्यूकस आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही इसकी थिकनेस आपको देखने को मिलेगी तो आपको पता है ओव्यूलेशन कभी कभी होगा, नहीं होगा, बेसिकली आपका ओव्यूलेशन हो भी गया तो आपका इम्प्लांटेशन अगर ही नहीं करेगा, इम्प्लांटेशन अगर नहीं कर रहा है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच गए। तो यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी को लीड ही नहीं होने देता है। देन है आपका अगला जो टॉपिक है, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स आपके 2 तरीके के हैं। इसमें भी इम्प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं कि हम बॉडी के अंदर डिवाइस को इंसर्ट कर रहे हैं। अब वो बॉडी का पार्ट कौन सा है, स्किन में हम डिवाइस को इंसर्ट कर देंगे। अब डिवाइस भी 2 तरीके के हमें याद रखने हैं। एग्जाम्पल नॉर प्लांट आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम्पल है, क्या है ये आपका एग्जाम्पल है, नॉर प्लांट, और एक इम्प्लानॉन्स एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ठीक है, इम्प्लानॉन आपको याद रखना है। अब नॉर प्लांट में क्या करेंगे हम, ये कैसी है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये क्या करती है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी। प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी कहाँ पे, आपके हम क्या करेंगे, एक कट मारेंगे, ठीक है, एक कट मारेंगे कहाँ, 4 आर्म्स में, और 4 आर्म्स में जैसे ही हम कट मारेंगे हम क्या करेंगे, वो 6 सिलिकन, जो आपकी एनसीईआरटी में 6 सिलिकन स्टिक्स है, माचिस की तिल्ली जो आपको लगती है, तो 6 सिलिकन कैप्सूल्स है, वो हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। 6 सिलिकन कैप्सूल्स हम स्किन के अंदर आपके 4 आर्म में इंसर्ट कर देंगे। अप टू 5 ईयर्स तक ये क्या कर सकती है, काम कर सकती है। अब 5 साल के बाद हमें देखना पड़ता है दोबारा, ठीक है। अब ये इम्प्लानॉन्स क्या है, इसकी मैक्सिमम सेल्फ लाइफ हम 3 ईयर्स की कहते हैं। ये भी आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, हम इसे भी इंसर्ट कर देते हैं। कैसा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी हम स्किन के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं, जिससे आपका क्या है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, और आपका क्या होगा, आपके प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है इमरजेंसी पिल्स। कैसी इमरजेंसी पिल्स, ये आपको भी पता है कब दी जाएगी, इमरजेंसी में जब आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं बट यू डोंट वांट कैट, तो ठीक है। तो इमरजेंसी पिल्स अधिकतर ये कब यूज कर जाती है, रेप विक्टिम्स या सेक्स अब्यूज या क्राइम्स में हम यूज करते हैं इसे। जब बेसिकली सेक्स अब्यूज हुआ होता है या कोई क्राइम हुआ होता है तो तब हम इसे यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। वैसे अलाउड नहीं होता है कि इसे आप यूज करो, तो तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम, अब इसको भी इजाजत किसने दी हुई है, ये ध्यान रखना, फैमिली वेलफेयर, जो इसकी इजाजत दी है वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के रिगार्डिंग दी गई है, ठीक है। इससे पहले हम यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यार ये एक तरह से इलीगल ही है, किसी को भी मारना जो बेबी आपका आने वाला है, तो ये थोड़ा सा इलीगल सेक्टर में चला जाता है। इमरजेंसी पिल है तो आप समझ सकते हो, एक होती है आपकी इसमें एग्जाम्पल मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। अब वो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है,
एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ तो एक्स्ट्रा है। 24 आवर्स के अंदर हमें क्या करना होता है, 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती है। उससे क्या होगा, 2 टैबलेट्स हमने ले ली तो हम बेसिकली आप फर्स्ट 12 आवर में लोगे, एक समझ ही आ रहा होगा, फर्स्ट एक 12 आवर्स के अंदर, सेकेंड आप अगले 12 आवर के अंदर लोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो भी बेबी होगा वो किल हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी कहानी है। एक और एग्जाम्पल है इसका, अबॉर्शन। ठीक है, जो हम क्या करते हैं कि बेबी को अबॉर्ट कर देना। ठीक है, वो पिल्स क्या करेगी, बेसिकली बेबी को अडॉप्ट कर देगी। इसके लिए सबसे ज्यादा यूज करने वाली RU486। ठीक है, मिफेप्रिस्टोन नाम है इसका। इसका दूसरा नाम क्या है, दोनों ही एक ही दवाई के नाम है, दूसरा नाम है मिफेप्रिस्टोन, इस दवाई का नाम है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, माइफ और वाइफ एक थोड़ा साउंड सेम करता है तो उस तरीके से याद कर सकते हो। और थर्ड आपका तरीका है इसी के अंदर ही, वो आपका तरीका क्या है कि आप इंसर्ट कर दो आईयूडी। इंसर्ट कर दो आईयूडीज विद इन, पॉइंट इज की विद इन 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स के अंदर यदि आप कर दोगे तो देखो, इम्प्लांट होने में किसी भी बेबीज को एटलीस्ट 7 डेज लगते हैं। तो किसी भी आप यदि मतलब आपको पता है कि आपको बेबी इमरजेंसी हो गई है, बेबी नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, विद इन 4 डेज के अंदर, बेसिकली 7 से 4 डेज के अंदर क्या करो, आप एक आईओडी इंसर्ट करा लो, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी होगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, एक इंजेक्टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तरीका प्रेगनेंसी को रोकने का, इंजेक्टेबल्स। और इंजेक्टेबल्स का क्या काम है, कुछ नहीं करना है, सबसे इजी काम इन्हीं का है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का आप क्या कर रहे हो, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस लगा रहे हो। समझ ही आ रहा है नाम से, इंजेक्शंस लगाना। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का क्या करोगे, आप इंजेक्शंस लगाओगे। अब ये 2 मंथ्स के लिए भी आप लगातार लगवा सकते हो, या आप 3 मंथ के लिए लगा सकते हो। ये आपके किसी भी पेशेंट के ऊपर होता है कि उसे कब तक चाहिए। लास्ट है आपका, लास्ट है आपका सर्जिकल मेथड। क्या है आपका, सर्जिकल मेथड है आपका सबसे लास्ट। सर्जिकल मेथड सबसे इजी मेथड है, दोनों में करते हैं ये यूज। किस किस में, फीमेल्स में भी हम यूज करेंगे और मेल्स में भी। बट पॉइंट इज कि ये इरिवर्सिबल होता है। कैसे होता है ये आपका, इरिवर्सिबल होता है। ओके, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। इरिवर्सिबल होता है ये आपका, एक सेकेंड इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इरिवर्सिबल होता है। अब इरिवर्सिबल है तो मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो यदि आपने ये एक बार करा लिया तो। अब मेल्स के अंदर भी होता है ये, फीमेल्स के अंदर भी होता है। मेल्स के अंदर हम कट कर देते हैं किसको, मेल्स के अंदर हम कट करते हैं वॉस डेफरेंस को। किसको कट करेंगे, वॉस डेफरेंस को हम कट करते हैं। ऐसे ही फीमेल्स में हम फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को हम यहाँ पे कट करेंगे। अब हमने वास डिफरेंस को कट करा है तो इसलिए ही हम इसको क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी हम कहते हैं। अब हमने इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करा है तो हम इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी किसमें होती है। तो वॉस डिफरेंस कट करी है तो वेसेक्टोमी, ट्यूब कट करी है तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब इसका पॉइंट क्या है, अब ध्यान रखना, इसमें एक चीज याद रखनी है। देखो मेल्स के केस में क्या होगा, मेल्स के केस में आपका टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। समझना बात को, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा होगा, टेस्टोस्टेरोन आपका बन रहा है, कलर भी चेंज नहीं हुआ। आपका आपका क्या है, स्पर्म भी बन रहा होगा। समझो, ये दोनों चीजें आपकी बन रही हैं। तो आपको पता है सीमन भी बन रहा होगा। ठीक है, आपका सीमन भी बन रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। बट पॉइंट इज दैट कि उस सीमन के अंदर अब आपको स्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। अब सीमन के अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, स्पर्म आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से, क्यों, क्योंकि आपका जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो तो सिक्रेशन कर रहे हैं, समझना मेरी बात को। जो आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो तो सिक्रेशन आपका पूरा का पूरा दे रहे हैं। ठीक है, बट पॉइंट इसकी जो आपका, मैंने स्पर्म का पाथवे में ही एक आपका डिसकनेक्शन कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वॉस डिफरेंस से आपका स्पर्म जो है वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, फीमेल्स की ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा कि आप कट एंड, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब लोगे, कट कर दोगे, साथ साथ टाई भी कर दोगे। कट एंड टाई आपने करी, अब यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। अब यहाँ पे आपका ओव्यूलेशन तो होगा, अब यहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगी। क्या होगी, क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन काम कर रहा है। मेंस्ट्रुअल भी ब्लीडिंग भी आपकी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होंगे। बट पॉइंट इज दैट आप फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, फर्टिलाइजेशन आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पूरा का पूरा काम करेगा बट फर्टिलाइजेशन नहीं अगर करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे।
अब बात करते हैं अबॉर्शन की, जिसका दूसरा नाम क्या है, एमटीपी। एमटीपी, एमटीपी की फुल फॉर्म बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लिख देती हूं मैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये है इसका दूसरा नाम। शॉर्ट फॉर्म में बोले अबॉर्शन, शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है इसका, अबॉर्शन। तो अब अबॉर्शन कराना हमारे यहाँ क्या है, लीगल है या इलीगल है? तो देखो पॉइंट इज दैट कि अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। अब तो कब हम अबॉर्शन कराते हैं, बेसिकली एमटीपी का मतलब क्या है कि गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ध्यान रखना है, गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। हम नहीं चाहते कि बेबी हो, ठीक है। अब गलती से बेबी हमारे पास है तो हम उसे अबॉर्ट करना चाहते हैं। अब ये कब हमारे यहाँ अलाउ कर दिया गया था, 1971 में एमटीपीज को हमने बोल दिया था चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट इज दैट कि हम इन 20% केसेस को ही अलाउ करते हैं एमटीपी करने को, हर किसी को अलाउंस नहीं मिलती है। अब 2002 में हमने क्या करा, बेसिकली अलाउंस बढ़ा दी। तो हमने 2002 की कहानी है, उस 2002 में हमने एक काम किया कि हमारी जो थी, हम पहले बोलते थे कि 12 वीक्स तक आप क्या करा सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो। तो उसे हमने 12 वीक से क्या कर दिया, 24 वीक्स तक हमने इसको कर दिया। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक तक तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है। तो इस समय आपका क्या होता है, सेफ पीरियड होता है, यहाँ पे आप सेफ होते हो ना, तो आपको दिक्कत मतलब बेसिकली मम्मी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट पॉइंट इसकी 24th वीक में क्या हो जाता है कि आपका ज्यादा टाइम हो जाता है, तो ये आपका कैसे हो जाता है, रिस्की फैक्टर में आ जाता है। तो इस रिस्क की वजह से मम्मी को खतरा बढ़ सकता है या मम्मी के वूम को दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम बहुत कम केसेस में ही अलाउंस करते हैं। तो 12 से 24 वीक्स तक के बीच में अभी अलाउंस है। तो बट इससे ज्यादा कोई आ जाता है तो उसे मना कर देते हैं, इसलिए 20% केसेस में ही हम बोलते हैं कि हाँ आप ले सकते, बेसिकली अबॉर्ट कर सकते हो। तो अबॉर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको एक पिल बताई थी इमरजेंसी पिल, जिसका नाम क्या था, मिफेप्रिस्टोन। क्या नाम था जिसका, मिफे प्रिस्टोन उस दवाई का नाम था। अब जब हमें अबॉर्ट करना होता है तो मिफेप्रिस्टोन प्लस एक और दवाई होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, सॉरी मिफे लिख दिया मैंने दोबारा से, जिसका नाम है मीजोप्रोस्टोल। तो ये दो दवाइयों का हमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। इन दो कॉम्बिनेशन से हमारी अबॉर्शन हो जाती है। तो बेसिकली ये कैसा इफेक्टिव कॉम्बो है, कैसा है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कॉम्बो है जो हमारे यहाँ लिया जाता है, ठीक है। हर किसी को अलाउंस नहीं मिलती है, तो कुछ लोगों के लिए किसके अंदर हमें आना पड़ता है, एक होता है आपका बेसिकली मैं बोलूं एक्ट है, तो वो क्या है, पेरेंटल पेरेंटल डायग्नोस्टिक। इस केस के अंदर या इस आपके एक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपको रजिस्टर कर सकते हैं कि हमें अबॉर्ट कराना है। तो 1994 में ये एक्ट आया था, बट हमने इसको लागू कब करा था, बेसिकली 1994 में बन गया है, बट हमने इसे यूज या इफेक्टिवनेस में कब आया, ये आपका 2003 के अंदर आया था। 2003 के अंदर हमने इसे इफेक्टिव मानना स्टार्ट किया था। ये हो गया आगे। आगे बात करते हैं अपने एसटीआईज की। एसटीआई कह लो, एसटीडीज कह लो, एक ही बात है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आप इससे कह सकते हो। कैसे होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है, इजीली बात समझ आती है सबको। सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही आपकी प्रॉब्लम दिक्कत अराइज होती है। अब इससे इफेक्टिव क्या होते हैं, अगर किसी को एसटीआई है तो इससे दिक्कत क्या होती है, तो देखो एसटीआई से सबसे ज्यादा इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे पूछा जा सकता है। इससे इफेक्ट्स आपके क्या क्या पड़ेंगे, सबसे पहला इफेक्ट है कि आपका स्पॉन्टेनियस कभी भी आपका क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। कभी भी बेसिकली मम्मी चाहती है मेरे को बेबी चाहिए, तो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा उसका, बेबी मम्मी हैंडल नहीं कर पाएगी बेबी को। स्टिल बर्थ होगा, या तो मम्मी ने बेबी को पैदा करा बट डेथ, डेड बेबी बेबी हो जाएगा, वो डेथ डेड बेबी है तुम्हारा। ऐसे ही मेटरनल मोर्टेलिटी को ये बढ़ावा देता है, मेटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ साथ न्यू बॉर्न इन्फेंट मोर्टेलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी आपकी हो सकती है इससे। साथ साथ मैं बात करूँ तो जो भी आपका लो बर्थ आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। मान के चलो बेबी पैदा भी हो गया तो बर्थ उसका क्या होगा, लो बर्थ वेट होगा, उसका वेट कम होने की वजह से उसको बीमारी ज्यादा रहेगी, ठीक है। कभी कभी डिलीवरी होने में ही दिक्कत करता है, तो डिलीवरी ही नहीं होने देगा या प्रिवेंट करेगा। अब आगे चलते, कुछ आपकी बैक्टीरियल डिजीज है जिनके बारे में आपको याद रखना है। मैं सिर्फ लिख रही हूँ, पॉजिटिव एजेंट्स आपको ढूंढ लेने हैं। क्यों, क्योंकि आपको याद होने चाहिए, इसलिए आपका होमवर्क है, बेसिकली एक तरह से आप होमवर्क ले सकते हो इसे। तो बैक्टीरियल डिजीज आपको इसके क्या कहते हैं, पॉजिटिव एजेंट होने चाहिए। तो क्या नाम है, क्लैमिडिया, ये आपकी एक डिजीज है, ठीक है। एक हो गई आपकी गोनोरिया, गोनोरिया,
इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ इनके तो खासकर ढूंढ लेना। सिफिलिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिफिलीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हो जितने बार वेरी लगाओ इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये आपके कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनके आपको देखने हैं। वायरसेस वाली डिजीज के नाम मैं दे रही हूँ। वायरसेस डिजीज है आपकी एड्स, ये तो सबको पता है इसका कौन होगा, एड्स हो गया आपका, ठीक है। देन आपका जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जेनाइटल वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स, ठीक है। ये आपकी कुछ डिजीज है, इसका तो देख ही लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटल वॉट्स, ठीक है। देन बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोआ से भी कोई डिजीज होती है, प्रोटोजोन। तो ये सबसे इजी है बेसिकली, नाम में ही, बेसिकली मैं बोलूं तो नाम में ही इसका पॉजिटिव एजेंट है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपका आता है। अब आगे बात करते हैं आर्ट की। ड्राइंग वाला आर्ट नहीं की बात नहीं कर रहे हैं, आर्ट की बात करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या करेगी, बेसिकली आपको असिस्ट कर रही है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसका काम क्या है, हमने इसका नाम रखा क्यों है, बेसिकली जब हमारे इनफर्टिलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इससे इनफर्टिलिटी हो रही है। इनफर्टिलिटी जब हमें क्योर करनी है, बेसिकली इनफर्टिलिटी को हमें क्योर करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जब हम चाहते हैं कि बेबी हो बट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेल हो रहे हैं हम एक बेबी को कंसीव करने में, फेलियर टू कंसीव इवन आफ्टर 1-2 ईयर, ठीक है। इवन आफ्टर 1-2 साल से आप मम्मी पापा चाहते हैं कि बेबी हो बट नहीं हो पा रहा है उनसे, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो तब हम आर्ट टेक्नोलॉजीज को क्या करते हैं, फॉरवर्ड लेकर आते हैं। अब आर्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर सबसे ज्यादा नोन हो गए जिससे वो होता है आईवीएफ, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इजी इजी तरीके से सिखाती हूँ, लिख देती हूँ, चलो फुल फॉर्म। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब ही है लैब के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, लैब के अंदर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। मान के चलो हमने लैब में क्या करा, मम्मी का क्या लिया, मम्मी का ओवा लिया है, दिस इज नथिंग बट ओवा, मम्मी से ओवा ले लिया है, पापा से हमने क्या किया, स्पर्म ले लिया है। तो हमने क्या करा, लैब में हम इन दोनों को ले गए, अब इन दोनों की मीटिंग करा दी हमने, इन दोनों को क्योर लिया, मम्मी के ओवम से, मम्मी के ओवरी से ओवा लिया, पापा के सीमन से स्पर्म लिया, और हमने उनको मिला दिया, हमने अब क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। मान के चलो हम इस प्रोसेस तक आ गए कि हमने उसका जाइगोट बना दिया है। अब जाइगोट अब क्या होगा, क्लीवेज करेगा, फर्दर क्लीवेज करेगा। तो फर्दर क्लीवेज करने के बाद जब वो अप टू 8 सेल आ जाएगा, अप टू 8 सेल वो आ जाएगा, ऐसे ही जब वो मोर देन 8 सेल, देखो दो बात कर रहे हैं, 8 सेल के अंदर और 8 सेल से ज्यादा, जब 8 सेल का होगा तो हम उसे इम्प्लांट कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे जाएंगे, हम उसे इम्प्लांट कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में। देखो छोटा है तो फेलोपियन ट्यूब आपकी, देखो आपको पाथवे याद होगा, तो ओवरी से कहाँ जाता है, ओवरी से सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब में जाती है, कहाँ जाती है, एम्पुला में जाती है, फर्टिलाइजेशन यहीं आकर करती है। तो एम्पुला से जाके कहाँ जाएगी, इस्थमस में जाएगी, इस्थमस से जाके आपकी कहाँ जाएगी, यूट्रस में जाएगी। अब तुम एक बात समझो, फेलोपियन ट्यूब पहले आ रहा है, यहाँ से तो हमने इकट्ठा कर लिया आपका ओवा और स्पर्म, यहाँ से ओवा ले चुके हैं, तो अब हम कहाँ डालेंगे फर्टिलाइज मटेरियल को, जो छोटा होगा वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब में जब हम डाल रहे हैं तो हम किसको डाल रहे हैं, जाइगोट को डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, फर्टिलाइज आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं, तो इसी को आप जिफ्ट कहोगे। समझ में आई। जब हमारा 8 सेल से ज्यादा हो जाएगा, तो जब 8 सेल से ज्यादा हो जाएगा तो हम कहाँ इम्प्लांट करेंगे, यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। कहाँ इम्प्लांट करते हैं, हम इसे यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन यूट्रस आपका आईयूटी हम इसे कहते हैं, ठीक है। जिफ्ट और आईयूटी में आपको फर्क पता चल गया। एफटी मतलब फेलोपियन ट्यूब में हमने डाला जाइगोट को, जाइगोट को हम कहाँ डाल रहे हैं, आपके यूट्रस में डाल रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, याद करने के तरीके हैं। ऐसे ही अब दूसरा है आपका गिफ्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गिफ्ट। तो बेसिकली गिफ्ट आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि किसी मम्मी को हम गिफ्ट कर रहे हैं, मम्मी को हम गिफ्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि मदर कांट मेक ओवा, ठीक है। तो मम्मी क्या कर पा रही है, मदर कांट प्रोड्यूस ओवा। तो जब मम्मी आपका ओवा नहीं बना पाएगी तो उन्हें ओवा चाहिए बेबी की फर्टिलाइजेशन के लिए, तो हम उन्हें बेसिकली क्या करेंगे, एक ओवा गिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या है कि जब मम्मी ओवा नहीं बना पा रही तो उन्हें ओवा गिफ्ट करना है। फुल फॉर्म,
गैमीट हम क्या कर रहे हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। अब समझना इसका नाम ये क्यों रखा गया, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। नाम से ही समझ आ रहा है कि हम क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में हम ओवा डाल देंगे। नाम से ही समझो, फेलोपियन ट्यूब से हम फेलोपियन ट्यूब में हम गैमीट डाल देंगे। मम्मी ओवा नहीं बना पा रही, पाथवे देखो यहाँ पे, पाथवे समझो, मम्मी ओवा नहीं बना पा रही है, बट हम ओवा लेकर आए और यहाँ पे डाल दें तो मम्मी का काम बन सकता है, क्योंकि मम्मी की यूट्रस हेल्दी है। देखो समझो बात, यहाँ पे क्या है कि मम्मी का जो यूट्रस है, यूट्रस जो है वो अच्छा खासा है, मतलब उनके पास एक सुटेबल इन्वायरमेंट है बेबी को कंसीव करने के लिए। मम्मी के पास सुटेबल सुटेबल आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये काम वो कर सकती है, इम्प्लांटेशन वो कर सकती हैं, बट उनके पास क्या है, ओवा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी से डोनर से लेकर आएंगे क्या, अब यहाँ पे हम किसी डोनर से लेकर आएंगे आपका ओवा, और मम्मी की कहाँ डाल देंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है, मदर की फेलोपियन ट्यूब में हम इसे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। दिस इज नथिंग बट योर गिफ्ट, ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं आई, तुम्हारी ICT की। तो दिस इज नथिंग बट ICT, ICST बेसिकली, वो इतना दूर लिख दिया, क्या हो गया, ICST आप इसे कह सकते हो। इसकी फुल फॉर्म बोले तो इंट्रा साइटो प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो, किसी कारणवश आपका मम्मी तो देखो, मम्मी यहाँ पे ओवा बना पा रही है, यहाँ पे ध्यान रखना है, मम्मी यहाँ पे ओवा बना पा रही है, ठीक है, पापा भी यहाँ पे, फादर भी आपका क्या है, स्पर्म बना पा रहे हैं, स्पर्म बना पा रहे हैं, बट किसी कारण वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, किसी कारण वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मम्मी का ओवा लेंगे, समझ में आई, क्या करेंगे, मम्मी का ओवा उठाया, पापा का स्पर्म उठाया, अब हम ले गए लैब में, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, ओवा आपका पता है इतना बड़ा होता है, ओवा आपका बड़ा है, दिस इज ओवा का न्यूक्लियस, ठीक है, ये ओवा है, ये ओवा का न्यूक्लियस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, मेल का स्पर्म लेकर आए, अब हम क्या करेंगे, उसका न्यूक्लियस लेके बेसिकली इसके साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर देंगे, लेकर आए हम स्पर्म और साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर दिया, तो यही है आपका साइटोप्लाज्मिक स्पर्म। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ओवा और स्पर्म को यहाँ पे मिला रहे हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें हमने कुछ नहीं करा कि ओवा के साइटोप्लाज्म में, ओवा के साइटोप्लाज्म में हमने क्या करा, डायरेक्ट स्पर्म डाल दिया है, बस इतना काम करा है हमने, इसको हम ये कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, अब तुम समझो, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने मिला दिया, या तो हम जिफ्ट करेंगे इसके बाद, या तो हम IUT करेंगे। अब वो जाइगोट कैसे बना, यहाँ पे समझ आई, जाइगोट कैसे बना, जिफ्ट का, IUT का, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जाइगोट जैसे बना, वो ये कहानी है आपकी ICST की। अब पॉइंट इज दैट कि अब फीमेल ओवा नहीं बना पा रही थी, ऐसा एक केस आप मेल्स में भी तो हो सकता है कि मेल क्या कर पा रहे हैं कि आपका बना ही नहीं पा रहे हैं स्पर्म, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम इसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम इसे कहते हैं। कभी कभी क्या होगा कि मेल नहीं बना पा रहा है आपका स्पर्म, तो क्या करेंगे, कोई भी, अब उसका रीजन क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, मतलब इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है पीनस का प्रॉपरली, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपका सीमन जाने में दिक्कत हो रही है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसमें क्या क्या दिक्कत है कि मेल या तो स्पर्म ही नहीं बना पा रहा है, इसमें क्या क्या हो सकता है, मेल या तो स्पर्म ही नहीं बना पा रहा है, या तो बना पा रहा है, बना भी पा रहा है तो उसे क्या है कि उसका काउंट कम है, बना भी पा रहा है स्पर्म तो या तो उसका काउंट कम होगा, मतलब काउंट कितना होना चाहिए, 200 से 300 होना चाहिए, 200 मिलियन से 300 मिलियन काउंट होना चाहिए, वही आपका हेल्दी मेल कहलाता है। बट उसका काउंट क्या है, या तो वो 80 मिलियन पे पहुंच चुका है, या तो वो 20 मिलियन पे पहुंच चुका है, तो इसकी वजह से मेल आपका स्पर्म अच्छा वाला प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी डोनर से, अब क्या करेंगे हम, किसी डोनर से क्या करेंगे, आपका सीमन लेंगे, या तो आपका मेल का ही सीमन लेंगे, और उसमें से अच्छा डोनर हो सकता है या तो फादर, ठीक है, फादर प्रोड्यूस नहीं कर, पहले तो फादर का ही सीमन लेंगे, समझो मेरी बात, पहले फादर का सीमन लेंगे। अब हमें नॉर्मल हेल्दी यदि स्पर्म मिल गया तो हम फीमेल के अंदर डाल देंगे, बट फादर के अंदर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, फिर डोनर के पास जाएंगे। तो दिस इज द थिंग कि हम इस तरह से मेल के केस में हम क्या बना सकते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या आप प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर इजी लगा हो, समझ आया हो, यही था आपका इजीएस्ट चैप्टर अभी तक का, इजीएस्ट चैप्टर था वैसे ही अभी तक का। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। कमेंट भी डाल दिया करो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता देना, जो क्वेश्चन करे हैं उसके भी बता देना। और पॉइंट टू बी नोटेड, होमवर्क मैंने दिया है, ये जरूर करके जाना। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैचिंग की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, ये मैचिंग की फॉर्म में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम। बाय, सायोनारा, टाटा।